हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। और ये अप्रैल 2022 का संस्करण है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण को कवर किया था, अप्रैल 2022 के संस्करण को। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये कंप्लीट क्रॉनिकल का वीडियो नहीं है। जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, जो टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा दिया गया है उन टॉपिक को हटाकर क्रॉनिकल में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है सिर्फ उसे ही इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल ये दोनों वीडियो करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो है वो फरवरी 2022 में मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट जो है उसको आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, और ऑपरेशन के तहत यह है कि जो लंबी दूरी की सभी ट्रेन, रेल मार्ग और विशेष बल को तैनात किया जाएगा। ठीक है, जो लंबी दूरी की ट्रेन है और रेल मार्ग है वहाँ पर विशेष बल को तैनात किया जाएगा, जो कि पीड़ितों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को जो तस्कर के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देखा जाए तो प्रतिदिन देश में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन होता है और उस संदिग्ध तस्करों के लिए ये सबसे विश्वसनीय वाहक है। क्यों? क्योंकि जितने भी तस्कर हैं उनके लिए अगर लंबी दूरी तक किसी को ले जाना हो तो वो ट्रेन से आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो अक्सर लंबी दूरी की ट्रेनों में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को तस्करी करते हैं उनके लिए ये लाया गया है ऑपरेशन आहट। देखा जाए तो इसके तहत आरपीएफ खतरे को रोकने के मिशन में स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए राज्यों में एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग। तो देखा जाए तो फरवरी 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी एनएसएम के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान जो आईआईएससी है और बेंगलुरु की, वो परम प्रवेग नाम का सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये देश की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है, जो कि भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किया गया ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। देखा जाए तो उसकी जो कुल स्पीड है, सुपर कंप्यूटिंग की जो क्षमता है वो है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग मतलब सीडैक के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा। अब देखा जाए तो इसके अधिकांश घटक जो हैं वो स्वदेशी रूप से निर्मित है और असेंबल भी स्वदेश में किया गया है। इसका जो सॉफ्टवेयर है उसे भी भारत में ही विकसित किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो डीएसटी है और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। देखा जाए तो अभी तक जो देश में भारत में अब तक 10 सुपर कंप्यूटर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत में 2 नए रामसर स्थल। तो देखिए तो फरवरी 2022 में भारत की 2 नई आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। एक है आपको गुजरात के जामनगर में खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को आर्द्रभूमि के रामसर स्थल में जोड़ा गया है और भारत में रामसर स्थल की संख्या अब हो गई है 49। दक्षिण एशिया में किसी देश के लिए ये सबसे अधिक है। ठीक है, दक्षिण एशिया में किसी भी देश के लिए सबसे अधिक रामसर स्थल भारत के पास है। और देखा जाए तो विश्व स्तर पर आर्द्रभूमि दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 6.4% कवर करती है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का देखें तो ये 4.63% भारत में, मतलब भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 4.63% भारत में आपको आर्द्रभूमि है। और ये किलोमीटर में देखा जाए तो 1,52,600 वर्ग किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला टॉपिक है वन ओशन समिट। वन ओशियन समिट जो है वो 9 से 11 फरवरी को फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में ओशन समिट का आयोजन किया गया। ठीक है, और इस 9 से 11 का जो
आयोजन था उसमें 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। यूनेस्को ने 2025 तक अपने सदस्य देशों के स्कूली पाठ्यक्रम में समुद्री शिक्षा को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में 20% समुद्र तल मानचित्र का निर्माण किया जा चुका है और 2030 तक समुद्र तल का कम से कम 80% मानचित्रण कर दिया जाएगा और इसके सहयोगी देशों के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 मतलब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो देखा जाए तो 23 फरवरी 2022 को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा संकलित जो वार्षिक रिपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा ढांचे का मूल्यांकन किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पेटेंट और कॉपीराइट नीति, आईपी पर संपत्ति की व्यवसायीकरण और किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय संधियों की संपुष्टि का मूल्यांकन ये करता है। ठीक है, अब देखा जाए तो सूचकांक में जो प्रथम 5 स्थान है, पहला स्थान पे आता है अमेरिका, दूसरे पे ब्रिटेन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे स्वीडन और 5वें पे फ्रांस आता है और सबसे आखिरी स्थान जो 55वां स्थान है वहाँ पे है वेनेजुएला। ठीक है, और देखा जाए तो भारत की जो स्थिति देखें तो भारत की स्थिति है 43वें। ठीक है, 55 कंट्री में अर्थव्यवस्थाओं में जो बौद्धिक संपदा ढांचे का मूल्यांकन किया गया है उसमें भारत की स्थिति 43वां है। भारत ने स्कोर किया है 38.4% और देखा जाए तो 2021 में भारत का जो स्थान था वो 40वां था। ठीक है, और 2021 में 40वां था और 22 में हो गया 43वां। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मरिया देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक कार्गो विमान एंटोनोव AN-225 यूक्रेन में रूसी हमले में होस्टमोल या गोस्टमोल जिसे कहा जाए तो उसके हवाई अड्डे पर अपने बेस पर यह तबाह हो गया। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक कार्गो विमान था। इसका औपचारिक नाम था कोसाक, नाटो ऑपरेटेड कोड के रूप में इसे जाना जाता था और इसका नाम जो है वो मरिया रखा गया था। ठीक है, और जिसका यूक्रेन में अर्थ होता है सपना। पहली उड़ान जो है ये 1988 में भरी थी। ठीक है, और इसकी लंबाई जो थी वो 84 मीटर मतलब 276 फीट और 528 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती थी और 250 टन कार्गो परिवहन ये कर सकता है। ठीक है, अब एंटोनोव कंपनी का जो प्रबंधन है करने वाला जो यूक्रेन के रक्षा और निर्माता यूक्रोबारोनप्रोम है उसने घोषणा किया है कि इसे फिर से ठीक करने में जो लागत आएगी वो आएगी $3 अरब से अधिक। ठीक है, और इसमें कम से कम 5 साल का समय लगेगा। ठीक है, इसे ठीक करने में। चलिए इसमें देखें तो इसने 1988 में 1988 में इसने पहली उड़ान भरी थी और इसे शुरू में बुरान ले जाने के लिए सोवियत वैमानिकी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जो कि यूएस के स्पेस शटल को सोवियत संस्करण था। ठीक है, जो यूएस के स्पेस शटल का सोवियत संस्करण था। सोवियत संघ के पतन के बाद जब बुरान कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था तो विमान का उपयोग बड़े पैमाने पर माल परिवहन के लिए किया जाने लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में गंभीर सूखे की स्थिति। तो देखा जाए तो 8 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार गंभीर सूखे की स्थिति के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अनुमानित रूप से 13 मिलियन लोगों को गंभीर भूख का सामना करना पड़ रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो देश आते हैं वो है आपको इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। ठीक है, और देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो महाद्वीप है वो सबसे पूर्वी में विस्तार है। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया और केन्या सहित इस क्षेत्र में लोग 1981 के बाद
दर्ज की गई ये सबसे शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। चारागाही और कृषक समुदाय को प्रभावित कर रही है। इस क्षेत्र में कुपोषण दर भी बहुत अधिक है। ठीक है, देखा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि अगले 6 महीने में 45 लाख लोगों की तत्काल ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे $327 मिलियन की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत और जर्मनी सहयोग कार्य योजना 2022। तो देखा जाए तो 16 फरवरी 2022 को भारत और जर्मनी सहयोग कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं को कम करना, उत्पाद सुरक्षा को बढ़ाना और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना। जर्मनी ने वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक के अध्ययन के परिणाम को भी साझा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जो भारत है, भारत का पहला पॉइंट आता है कि मानकीकरण के मामले में भारत जो है वो 7वें स्थान पे है और भारत प्रत्यायन गतिविधियों के लिए 9वें स्थान पे है। ठीक है, और मीट्रोलॉजी से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए ये 19वें स्थान पर है। भारत में 100 में से 95.6 अंक प्राप्त किए हैं भारत ने। ठीक है, और ये समग्र गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे में वातावरण के लिए दुनिया में 10वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लस्सा बुखार। चलिए इसके बारे में देखें तो 11 फरवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्ति में से एक की मृत्यु हो गई। ये बुखार जो है वो चूहों के द्वारा फैलता है। ठीक है, जैसे कि किसी संक्रमित चूहे के मल या मूत्र से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आने से एक व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये मुख्य रूप से आपको सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित जो पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं वहाँ पाए जाते हैं, जहाँ ये लस्सा बुखार स्थानिक है। और इसके जो लक्षण अगर देखें तो लक्षण है कि हल्के लक्षण में क्या होगा, जब आपको ये मतलब लस्सा बुखार का जो हल्का लक्षण होगा उसमें हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सिर दर्द शामिल है। और जब अधिक गंभीर लक्षण दिखेंगे तो उसमें रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे की सूजन, छाती, पीठ और पेट में दर्द, ये सब शामिल है। लक्षण की जो शुरुआती है, लक्षण में अगर हम लोग देखें तो लक्षण की जो शुरुआत के 2 सप्ताह में रोगी की मृत्यु हो सकती है और आमतौर पर बहुअंग विफलता के परिणाम स्वरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में, जहां पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021। तो ये कर्नाटका बैंक को दिया गया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जिसे कहते हैं DX21। ठीक है, और इससे सम्मानित किया गया है किसे? कर्नाटका बैंक को। कर्नाटका बैंक को उसके अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास जो KVL विकास है उसके लिए दिया गया है और ये अवार्ड भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, डिजिटल पहल को अगले स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से बैंक ने हाल ही में KVL विकास 2.0 के हिस्से के रूप में KVL NXT शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक में भारतीय बैंक संघ अवार्ड जीते। तो साउथ इंडियन बैंक ने कौन से अवार्ड जीते हैं? तो भारतीय बैंक संघ के अवार्ड यानी IBA के। तो देखिए साउथ इंडियन बैंक ने वार्षिक IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड के 17वें संस्करण में 7 श्रेणियों में से 6 में से पुरस्कार इन्होंने हासिल किया। ठीक है, 7 श्रेणी में से 6 पुरस्कार कर्नाटका बैंक ने हासिल किया। कुछ श्रेणियां देखा जाए तो जैसे कि बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक छोटे बैंकों में, सर्वश्रेष्ठ IT जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पहल छोटे बैंकों में, और सर्वश्रेष्ठ फिनटेक सहयोग ये भी छोटे बैंकों की कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, 2 श्रेणियों में ये संयुक्त रूप से विजेता है और 1 श्रेणी में ये उप विजेता है। ठीक है, बैंक का जो मुख्यालय है वो है केरल में। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय केरल में स्थित है और इसके MD और CEO हैं मुरली रामकृष्णन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गूगल ने भारत में लॉन्च किया प्ले पास सब्सक्रिप्शन। तो देखिए 28 फरवरी 2022 को गूगल ने भारत में प्ले पास नाम का सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। ठीक है, और ये एंड्रॉयड डिवाइस
उपयोगकर्ताओं को बिना विज्ञापनों के ऐप खरीद और अग्रिम भुगतान पर 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, भारत में जो उपयोगकर्ता हैं वो 1 महीने के ट्रायल के साथ सेवा की शुरुआत कर सकते हैं और इसको 99 रुपीज़ पर मंथ या फिर 889 वार्षिक की सदस्यता से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पटना पांडु जलमार्ग कनेक्टिविटी। तो देखिए 5 फरवरी 2022 को पटना बिहार से यानी पांडु गुवाहाटी तक के लिए खाद्यान्न ले जा रहे जो MV लाल बहादुर शास्त्री जहाज को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह यात्रा जो है वो कुल 2350 किलोमीटर की है, जो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया द्वार खोलेगा। अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग पर यह खाद्यान्न की पहली खेप है और 25 से 30 दिनों की यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 97 यानी सुंदरबन और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी में है के माध्यम से एक एकीकृत अंतर्देशीय जल परिवहन आवाजाही होगी। ठीक है, और इसमें आगे देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहाज की निर्बाध आवाजाही के लिए बांग्लादेश के साथ भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल यानी IBP रूट के 2 हिस्सों की विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिवार्ड परियोजना। तो रिवार्ड का फुल फॉर्म है रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो देखा जाए तो 18 फरवरी 2022 को भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटर सेट का कायाकल्प रिकॉर्ड परियोजना को कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखा जाए तो किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को बेहतर वाटर से प्रबंधन तौर तरीकों को अपनाने में ये मदद करेगा। ठीक है, रिवार्ड परियोजना क्या करेगा तो जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जो लचीलापन है उसे बढ़ाने में, उत्पादकता बढ़ाने में और बेहतर आय को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ठीक है, और इसमें है कि इसमें कर्नाटका के लिए $60 मिलियन, उड़ीसा के लिए $49 मिलियन की वित्त पोषण का समर्थन होगा और जो शेष $6 मिलियन होगा वो केंद्र सरकार की भूमि संसाधन विभाग के लिए होगा। ठीक है, जो कि ये 115 मिलियन का जो ऋण है उसके तहत $6 मिलियन केंद्र सरकार के भूमि संसाधन विभाग में होगा। और देखा जाए तो $115 मिलियन की जो परिपक्वता अवधि होगी वो होगी 15 वर्ष, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग पुरस्कार और सम्मान में। पहला है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। तो देखा जाए तो ये 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें बेस्ट फिल्म जो फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है वो है पुष्पा द राइज। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए हैं केन घोष, जिसका द स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के निर्देशक हैं केन घोष। और टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर हैं अनुपमा। फिर वेब सीरीज के बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुने गए हैं वो है मनोज बाजपेयी और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है रवीना टंडन। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ छायाकार जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो चुने गए हैं जय कृष्ण गुमरी, ये हसीना दिलरुबा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है सहायक भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं सतीश कौशिक। सहायक भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है लारा दत्ता। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है आयुष शर्मा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स जो है वो है सरदार उधम और क्रिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कियारा आडवाणी। पीपुल्स चॉइस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिमन्यु दसानी है और पीपल चॉइस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं राधिका मदान। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू हुआ है आहान सेठी का। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म
चुने गए हैं अनदर राउंड। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म चुना गया है पावली। फिर है पार्श्व गायक, पार्श्व गायक चुने गए हैं विशाल मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका चुने गए हैं कनिका कपूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों की ओर। तो इसमें पहला है आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चुने गए हैं चेतन घाटे। और नेक्स्ट है व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम लोग सीजीए कहते हैं, वो नियुक्त किए गए हैं सोनाली सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला है लता मंगेशकर। भारत की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका मूल नाम हेमा था। नेक्स्ट है शकुंतला चौधरी। पद्म पुरस्कार से सम्मानित गांधीवादी कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का गुवाहाटी में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें शकुंतला बाईदेव के नाम से भी जाना जाता था। गैस्पर्ड उलियल, गैस्पर्ड उलियल जो थे वो फ्रांसीसी स्टार अभिनेता थे और एक स्कीइंग दुर्घटना में 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है ल्यूक मॉन्टेनियर। ये HIV वायरस के खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, और फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है पंडित दामोदर होता। ये उड़ीसा के शास्त्रीय गायक पंडित दामोदर होता का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रवीण कुमार सोबती। BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले लोकप्रिय अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है संध्या मुखोपाध्याय। पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण से सम्मानित महान बंगाली गायिका का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें गीता श्री से नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है रवीश तिवारी। द इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय पॉलिटिकल एडिटर और राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख रवीश तिवारी का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है रमेश देव। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रमेश देव का दिल का दौरा पड़ने से 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तकों की ओर यानी बुक्स। पहला है पेज बॉय। पेज बॉय के लेखक हैं एलियट पेज। फिर नेक्स्ट है हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ योर ओन वॉइस। इसके लेखक हैं कृतिका चंद्रशेखर। फिर नेक्स्ट है द हिंदुत्व पैराडिग्म इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड द क्वेस्ट फॉर नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। इसके लेखक हैं राम माधव। फिर नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ हिस्ट्री इन अ प्लानिटरी एज। इसके लेखक हैं दीपक चक्रवर्ती। फिर नेक्स्ट है इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस। इसके लेखक हैं प्रणय लाल। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है उषा उत्थुप की जीवनी उल्लास की नाव। इसके लेखक हैं विकास कुमार झा। ये हिंदी संस्करण है। फिर नेक्स्ट है बी अ ट्रायंगल हाउ आई वेंट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट टू गेटिंग माई लाइफ इनटू शेप। इसके लेखक हैं लिली सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर, जिसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो पहले है सादिया तारिक, जो 25 फरवरी 2022 को मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। वुशु या कुंफू एक मार्शल आर्ट के साथ साथ एक खेल भी है। फिर नेक्स्ट है PR श्रीजेश। भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने 31 जनवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है और ये सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं। पहले जो थे वो भारतीय हॉकी जो महिला हॉकी टीम की कप्तान थी रानी रामपाल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीराबाई चानू। 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 55 किलोग्राम वर्ग में 191 किलोग्राम उठाकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, मीराबाई चानू ने। फिर नेक्स्ट है
तस्नीम मीर। 11 फरवरी 2022 को जूनियर विश्व नंबर 1 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर 30वां ईरान फजल इंटरनेशनल चैलेंज 2022 में महिला एकल खिताब का फाइनल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वसीम अकरम। पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को औपचारिक रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है एमा टेरहो। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कार्लोस अल्कराज, सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता। तो देखा जाए तो 20 फरवरी 2022 को रियो ओपन की फाइनल में स्पेन के 18 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने जीता ATP 500 कैटेगरी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ठीक है, और फाइनल में इन्होंने हराया डिएगो श्वार्ट्जमैन जो कि अर्जेंटीना के हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन हेतु प्रशासकों की समिति। तो देखिए 11 फरवरी 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन हेतु 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और इनके अन्य सदस्य हैं चेतन मित्तल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता थे और SD मुदगिल। देखा जाए तो अध्यक्ष के लिए इन्हें 3 लाख रुपए और अन्य सदस्यों को 1 लाख का मासिक मानदेय भी तय है। चलिए आगे देखें। अगला है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022। तो ये 4 से 20 फरवरी 2020 तक बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजित किया गया। शुभंकर था बिंग ड्वेंडेन। बिंग ड्वेंडेन क्या है? तो एक पांडा है। ठीक है, और भारत के एकमात्र एथलीट उद्घाटन ध्वज में मोहम्मद आरिफ खान थे जो कि अल्पाइन स्कीयर हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए तो इसमें जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक था उसमें पहले नंबर पे थे नॉर्वे। नॉर्वे ने कुल 37 पदक प्राप्त किए, 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य। दूसरे पे थे जर्मनी। जर्मनी ने 27 पदक प्राप्त किए जिसमें 12 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य। तीसरे पे चीन। चीन ने कुल 15 पदक प्राप्त किए, 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य। भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता। ठीक है, भारत के सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी ने पार्ट लिया था, मोहम्मद आरिफ खान ने, जो कि अल्पाइन स्कीयर हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8। तो ये 25 फरवरी 2022 को सीजन 8 का फाइनल खेला गया। विजेता थे दबंग दिल्ली केसी और उप विजेता थे पटना पायरेट्स। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जीता है नवीन कुमार ने जो कि दबंग दिल्ली के थे। और रेडर ऑफ द सीजन ये जीता है पवन सहरावत ने। पवन सहरावत ने कुल 24 मैचों में 304 रेड पॉइंट्स किए। फिर डिफेंडर ऑफ द सीजन देखा जाए तो ये थे मोहम्मद रेजा चियानेव, ये पटना पायरेट्स के हैं। फिर नेक्स्ट है शानदार डेब्यू के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित प्लेयर, ये बने हैं मोहित गोयल, पुनेरी पल्टन के। इस लीग में कुल 12 टीमें खेल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे जनवरी में कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। और ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए हैं हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग दिवस की ओर। इसमें पहला है कि 1 से 7 फरवरी को हम लोगों ने सप्ताह मनाया है विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह। फिर 2 फरवरी को मनाया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जिसका विषय था वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। फिर 2 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। फिर 8 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस जिसका थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। फिर 10 फरवरी को मनाया गया है विश्व दलहन दिवस जिसका थीम है युवाओं का सतत कृषि खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। ठीक है, फिर 11 फरवरी को मनाया गया है आपको विज्ञान और महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसमें समानता, विविधता, समावेश, जल हमें एकजुट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें।
11 फरवरी को मनाया गया है विश्व यूनानी दिवस, जिसका थीम है अच्छे स्वास्थ्य और सेहत के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण। फिर 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को ही मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस, जिसका थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। फिर 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बॉल कैंसर दिवस, जिसका थीम है बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। फिर 20 फरवरी को मनाया गया है 20 फरवरी को मनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जिसका थीम है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। फिर 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। इसमें आगे देखें, आगे है 22 फरवरी को मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस, हमारी दुनिया हमारा समान भविष्य, ये थीम है। फिर 27 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का जो थीम है वो है खाद्य भविष्यवाद। फिर 27 फरवरी को ही है विश्व एनजीओ दिवस, और 28 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी कि सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा www.onlinestudycenter.in, यहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा PDF का। ठीक है, और ऑनलाइन स्टडी सेंटर हमारा वेबसाइट है, लॉन्च हो चुका है। PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।